बिहार में जमीन की खरीद बिक्री के दौरान फर्जीवाड़े की खबर आपने खूब पढ़ी सुनी होगी। जाली दस्तावेज बनाकर रजिस्ट्री कार्यालय से केवाला भी करा लिया जाता है, लेकिन ऐसा करने वालों पर अब बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की पैनी नजर है। सरकारी जांच में इसके कई मामले सामने आए हैं। ताजा मामला सहारा इंडिया परिवार की भागलपुर में अवस्थित 100 करोड़ मूल्य की बेशकीमती भूखंड का फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर केवाला कराने के प्रयास से जुड़ा है। मामला सामने आते ही दलालों की बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल पूरे प्रकरण का भेद भागलपुर जिला निबंधन कार्यालय ने खोला है। इधर सहारा इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ब्रिजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सहारा इंडिया परिवार की 100 करोड़ की जमीन को भू माफिया हड़पना चाहते थे। उन्होंने बताया कि राजकुमार रंजन और उनकी सहयोगी रीमा मुखर्जी ने फर्जी तरीके से बोर्ड रिजोल्यूशन पर एवं कोलकाता में तैयार किए गए पावर ऑफ अटॉर्नी को तैयार कर जमीन बेचने का प्लान बनाया था। मामले का खुलासा तब हुआ जब भागलपुर जिला निबंधन कार्यालय से 21 मार्च 2025 को सहारा इंडिया के पंजीकृत कंपनी अंबुजा शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड को ऑफिशियल ईमेल भेजकर राजकुमार रंजन और रीमा मुखर्जी की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेज के सत्यापन का अनुरोध किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान सहारा इंडिया के रीजनल मैनेजर ने कहा कि भागलपुर जिला निबंधक की सूझबूझ से 100 करोड़ मूल्य की बेशकीमती जमीन का फर्जी तरीके से केवाला करा लेने की साजिश नाकाम हुई है। मामले को लेकर सहारा इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ब्रिजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि धोखाधड़ी में राजकुमार रंजन के साथ रीमा मुखर्जी की अहम भूमिका सामने आई है। बता दें कि कंपनी की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रिजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने जोगसर थाने में स्वयंवादी बनते हुए केस भी दर्ज कराया है। देखिए सहारा इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर के कर्मियों ने किस तरह पूरे मामले पर जिला प्रशासन और जिला निबंधक पदाधिकारी का आभार जताते हुए क्या कुछ कहा। सर, सबसे पहले तो धन्यवाद है सब रजिस्ट्रार साहब का। इन्होंने पूरा अवेयरनेस दिखाया, अवेयरनेस दिखा के कंपनी को प्रपत्र भेजा, जिसके कारण सहारा की जमीन बची। डीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने प्रपत्र के माध्यम से सब रजिस्ट्रार साहब को आदेशित किया कि बिना जांच के कोई भी रजिस्ट्री ना किया जाए। और आईजी साहब को और पुलिस प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने इस मामले को समझा और सहारा की जमीन को बचाया। सर, कह सकते हैं कि जिला और पुलिस प्रशासन के दोनों का बहुत सहयोग रहा, जिससे सहारा इंडिया के परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद साहब लोग को, जिन्होंने सहारा की जमीन को बचाया और दुनिया भर के लोगों के फर्जीवाड़ा होने से बचाया। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है सहारा इंडिया परिवार की, जिसे फर्जी रूप से बेचने का पूरा प्लान किया गया है। इसमें कई लोग शामिल हैं, एक संगठित ग्रुप है सर इसके पीछे, और ये 100 करोड़ रुपया आपस में ये लोग बांट लेना चाह रहे हैं, जबकि ये पैसा सहारा सेबी के अकाउंट में जाना है और ये पैसा पब्लिक का पैसा है जो पब्लिक को भुगतान होना है। जी सर, और ग्राहक से विनम्र निवेदन है कि कहीं भी जाके किसी भी ठग के चक्कर में ना फंसे। सहारा की जमीन अभी बिकाऊ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अभी सहारा की जमीन कोई भी बिक्री नहीं है जेडीए के थ्रू। कहाँ पर है सहारा की ये जमीन? बिशनपुर जिच्छो लोदीपुर थाना के अंतर्गत बाईपास पे ये जमीन है। हम लोग बेचना चाहते हैं इसे राजकुमार रंजन और एक रीना मुखर्जी हैं, जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस ने हमें उपलब्ध कराया है कि ये लोग फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, जिसके आधार पर लोग रजिस्ट्री करना चाह रहे हैं। कंपनी ने उसको खंडन करते हुए बताया है कि रीना मुखर्जी हमारे सहारा की कोई भी स्टाफ नहीं है। उसका लेटर रजिस्ट्रार ऑफिस को उपलब्ध कराया जा चुका है। सर, क्या कोई केस भी रीना जी पर कराया गया? जी, एफआईआर अभी हम लोगों ने दर्ज कराया है 3 दिन पहले सॉरी, और एफआईआर नंबर तो अभी मिला नहीं है, मिल जाएगा तो बता दिया जाएगा। क्या अपील होगी जिलेवासियों से? जिलावासियों से यही अपील होगी कि बिना जमीन सर्च किए पूछताछ के यहाँ पे सहारा की जमीन अगर लेनी हो तो पारा बैंकिंग में आए। यहाँ पे 30-40 स्टाफ सहारा के बैठते हैं, किसी भी सहारा स्टाफ से इंक्वायरी कर लें तहीं को कोई जमीन खरीदे। क्या कह सकते हैं, गिरोह ये चल रहा है? पूरा गिरोह है सर, पूरा गिरोह है, सरगना है। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, वकील से लेके कुछ लोग माफिया हैं, कुछ लोग बाहुबली हैं। ये 100 करोड़ रुपया आपस में बांटने का षड्यंत्र किया गया है सर। कैसे ऐसा डॉक्यूमेंट सारा उनके पास आ गया सर इस तरह का? चूंकि इनको पहले हम लोग एज एजेंट रखे हुए थे
उनको ज़मीन बेचने के लिए उनको ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट 2020 में किया गया था। उस टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं किए, उसके लिए कंपनी ने उनको टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेशन के बाद फिर इन्होंने ये जालसाजी रचा है कि कैसे भी करके उनको सारा कंपनी का लूप होल पता था, इसलिए उस फर्जी पेपर बनाने का कोशिश की है सर। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है सर? सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि बिना जेडीए, बिना सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल का स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अगर कोई रजिस्ट्री करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना होगी। आप क्या चाहते हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट, मैं प्रशासन से यही विनम्र निवेदन है कि सहारा की जितनी भी जमीनें हैं उसको लॉक लगा दिया जाए और फर्दर किसी को भी बेचने का परमिशन ना दिया जाए। बाकायदे जांच करके जो फर्जी पाए उसको सख्त से सख्त सजा दिया जाए कि लोगों को, गरीब आदमियों को खून पसीने कमाई के पैसे को लोग ठग रहे हैं और बड़ी मुश्किल से 2 रुपया कमाते हैं सर। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम ब्रिजेंद्र कुमार श्रीवास्तव हुआ, यहाँ का प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ, लैंड कोऑर्डिनेटर सहारा इंडिया के परिवार की तरफ से। भारत के पहले विधि एवं न्याय मंत्री रहे और भारतीय संविधान के जनक माने जाने वाले डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण 14 अप्रैल को मुंगेर के घोरघट में होगा। बता दें कि गुजरात में जिस कलाकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के विशाल प्रतिमा को तैयार किया है, उसी कलाकार ने भागलपुर में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को भी तराशा है। यह मूर्ति निर्माण राम सुथार की टीम ने 5 महीने 14 दिन में तैयार किया है। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 12.5 फीट की प्रतिमा आज दिल्ली के रास्ते भागलपुर पहुंची। बताया गया कि 14 अप्रैल को इसे मुंगेर जिला के घोरघट में स्थापित किया जाएगा। इधर बाबा साहब की विशाल प्रतिमा भागलपुर आते ही उनके चाहने वालों की भीड़ जुट गई और बाबा साहब अमर रहे के नारे से पूरा इलाका गुंजयमान रहा। प्रतिमा आई है, यह गुजरात की उस टीम ने बनाई है जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को बनाया था। और राम सुतार साहब है विश्वविख्यात मूर्तिकार, गुजरात जो एक और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए जाना जाता है। आज बिहार में यह जो प्रतिमा है 28 फीट के पेडेस्टल पर 12 साढ़े 12 फीट की यह प्रतिमा लगेगी। और बाबा साहब जैसा कि 14 अप्रैल आने वाला है तो घोरघट गांव की समस्त जनता, भागलपुर के हमारे तमाम बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता जो अधिवक्ता संघ से भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, इन लोगों के समस्त प्रयास से यह मूर्ति जो है नई दिल्ली होते हुए भागलपुर तक पहुंची है। इस मूर्ति को हम लोग विदाई कर रहे हैं और मूर्ति विदाई के साथ ही साथ हम लोग 14 अप्रैल को मूर्ति प्रतिस्थापना समारोह का आयोजन घोरघट में करने जा रहे हैं, जिसमें आप तमाम मीडिया कर्मी भी उसकी सहभागिता ज़रूरी है। और मूर्ति शिल्प के माध्यम से यह संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल मूर्ति का संदेश है क्या। बाबा साहब को एक और जहां संविधान को कुचलने की लगातार कोशिश की जा रही है, उस कोशिश के खिलाफ यह मूर्ति शिल्प आगाज़ करेगी, इस बात को लेकर कि हमें संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी है। आने वाली पीढ़ी भी बाबा साहब ने इस देश के लिए, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की, महिलाओं के लिए काम किया, 12 घंटे से 8 घंटे का काम दिया, मातृत्व अवकाश दिया, साथ ही साथ देश के सबसे बृहत संविधान की रचना की और उस संविधान के मूल स्वरूप को बचाने की जिम्मेवारी तमाम लोगों की है, तमाम भारत के नागरिकों के लिए है। इसलिए यह मूर्ति आज भागलपुर से घोरघट के लिए रवाना होगी। विशेष बात हमारे रिंकू जी भी जैसा कि बताया पूर्व के वक्ताओं ने कि 14 अप्रैल को इनका वहाँ अनावरण है, स्थापना होना है। हम तमाम मीडिया कर्मी से भी आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि आप तमाम साथी आवें उस दिन 14 अप्रैल को और सब लोग मिलजुल कर इस प्रतिमा का अनावरण दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग शामिल हो गए। और इसके लिए मैं पूरी टीम को, जो घोरघट समाज की पूरी टीम है जिन्होंने ये काम करने का प्रयास किया है, निर्णय लिया है, उसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामना और बधाई उन तमाम लोगों को देता हूं जिन लोगों ने ये निर्णय लिया है। पूरे आयोजक की टीम को, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कई साथी हैं, हमारे आशीष जी हैं, कपिल देव जी हैं, सुधीर भाई हैं, रिंकू भाई थे, हमारे बड़े भाई दिनेश सिंह साहब हैं और पूरी टीम जो आज सामाजिक आंदोलन में अपनी अपनी सहभागिता देते हैं। ये सारे लोग आज हैं यहाँ पे। सबों का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। आज सब यहाँ पे कम समय में, शॉर्ट नोटिस में सब लोग आए हैं, इसलिए सबों का आभार और धन्यवाद है। गाँव में इतनी ऊंची प्रतिमा लगेगी डॉक्टर अंबेडकर की। यह ऊंची प्रतिमा
दरअसल जो सदियों से दबाए सताए गए लोग हैं उन्हें अपना हक अधिकार हासिल करने के लिए और इस देश में जो संविधान पर अभी हमला है उस हमले से मुकाबला करने के लिए प्रेरणा देगी। अपने हक अधिकार और संविधान बचाने की लड़ाई को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा देगी। अम्बेडकर की प्रतिमा खड़ा करते हैं तो दरअसल हम उत्पीड़ित समाज के लोग अपने इतिहास को खड़ा कर रहे होते हैं, एक प्रेरणा का स्रोत खड़ा कर रहे होते हैं। और जैसे ही हम लोगों का अधिवक्ता समाज को इसकी सूचना मिली कि बाबा साहब की आदम कक्ष की प्रतिमा हमारे भागलपुर की धरती पर है, तो हम लोग तमाम साथी अधिवक्तागण, आशीष रंजन जी, एडवोकेट दिनेश सर, मिथिलेश जी, पप्पू यादव, रंजन कुमार, महेश यादव, सभी हम लोग आके और हमारे टीएनबी महाविद्यालय कॉलेज के स्टूडेंट सभी लोग आए और ये बाबा साहब को यहाँ से विदाई दे रहे हैं। और हम लोगों में बहुत ही खुशी की माहौल है, चूँकि अधिवक्ता समाज से है। जिस तरह देश की संविधान की यह स्थिति केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसी को बचाने के लिए आज हम लोगों ने ये एक अच्छा संदेश, और मैं सभी साथी को कहेंगे कि हम लोग सभी साथी 14 तारीख को वहाँ पहुँचे और इनका अनावरण दिवस को मनाएं बड़ी ही धूमधाम से। इसीलिए बाबा साहब अमर रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस्टर सोमनाथ सर, जिन्होंने अपने प्रयास से भागलपुर होते हुए इस मूर्ति को ले जा रहे हैं मुंगेर घोरगढ़ जिले में, ताकि यहाँ के लोगों में भी ये जागरूकता हो और ये इन लोगों को भी एक अवसर प्रदान हो कि बाबा साहब की मूर्ति का हम लोग मतलब देख सकें इनको। और इनको पूजा इसलिए ही पूरे देश में जाता है क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, और हम जितने भी भारत के लोग हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अम्ब्रेला के अंदर ही वी ऑल वर्क, वी ऑल लिव हैप्पीली एंड पीसफुली। So it is very necessary for us and every citizen of Bhagalpur as well as मुंगेर कि वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करे और बाबा साहब के जो जयंती आने वाले 14 अप्रैल को घोरगढ़ में जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है उसमें धूमधाम से सब साथ दे और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाए और देश में इस चीज़ों को बढ़ाए कि बाबा साहब ने ही हमें वो राइट दिया है, हमें वो पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि हम इन चीज़ों को सोसाइटी में लागू कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। थैंक यू सो मच। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी भूगोल विभाग एवं टीएनबी कॉलेज के संयुक्त बैनर तले 2 दिनों तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की शुरुआत आज हो गई। टीएनबी कॉलेज के सभागार में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन टीएनबी के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम का विषय सतत विकास के लिए नवाचार को अपनाना एवं विकसित भारत 2047 रखा गया है। वहीं पीजी भूगोल विभाग के हेड सह कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में उद्घाटनकर्ता के रूप में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, मुख्य अतिथि नालंदा खुला विश्वविद्यालय एवं पटना विश्वविद्यालय पटना के पूर्व कुलपति प्रोफेसर RBP सिंह, मुख्य वक्ता भूवैज्ञानिक सह काशी विद्यापीठ वाराणसी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर पृथ्वीश नाग एवं रिसोर्स पर्सन इलाहाबाद विश्वविद्यालय भूगोल विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर AR सिद्दीकी, ढाका विश्वविद्यालय से मोहम्मद फारूक हुसैन, फ्रांस से डॉक्टर अमित कुमार पांडे, नेपाल से डॉक्टर छेत्री, राजेंद्र ठाकुर, जापान से SK पांडे सहित कई विद्वान सेमिनार में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर डॉक्टर SN पांडे, डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर सुमन कुमार, डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर हलीम अख्तर समेत काफी संख्या में शिक्षक, शोधार्थी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। ऐसा है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2 चीज़ें आवश्यक है, इनोवेशन, नवाचार, और साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब एक ऐसे डेवलपमेंट से है कि हम भविष्य में के जो हमारी जो पीढ़ियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए विकास करना। ऐसा नहीं है कि विकसित भारत के लिए हम भविष्य को भी बर्बाद करें। भविष्य के जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं ना, उनको ध्यान में रखते हुए विकास करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसलिए चाहे वो विकासशील देश है या विकसित देश है, दोनों ने इस बात को ध्यान में रखा है कि विकसित होने के लिए, डेवलप होने के लिए खासकर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना होगा।
चाहे वो जापान की बात की जाए, फ्रांस की बात की जाए, या आप सिंगापुर की बात करें, या जापान जो है इकोनॉमिक सुपर पावर जो बना है 1960 में, उसका मुख्य कारण यह है कि उसने टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दिया। अभी देखिए भारत में जो हमारे जो विभिन्न सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है, तो सबसे कम जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, नई नई तकनीकी का यूज हो रहा है, लेकिन उतना तेजी से नहीं विकास हो रहा है। उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी उतना डेवलप नहीं है। सबसे तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है सर्विस सेक्टर में। पूरे जीडीपी का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 50% हिस्सा वो जो है वो सर्विस सेक्टर से आता है। तो ये विभिन्न सेक्टर हैं, है ना। लेकिन जो विकसित भारत 2047 आज का जो सेमिनार होने जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, है ना, उसका मुख्य उद्देश्य है कि विकसित भारत 2047 को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम इनोवेशन, नवाचार, है ना, के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखें। माने वैसा डेवलपमेंट करें, है ना, जिससे कि हमारे जो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको रिसोर्सेज की कमी नहीं हो। आज इंटरनेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरनेशनल सेमिनार है, जिसका कि मुख्य थीम है इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ए वे टू विकसित भारत 2047। और इसमें यह 2 दिनों का 2 दिवसीय है। इसमें हमारे देश और विदेश से कई विद्वान इसमें शिरकत करेंगे। विशेष करके अभी जो सेमिनार चल रहा है उसमें हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर जवाहरलाल सर के द्वारा उद्घाटन हुआ। और इसके अतिरिक्त पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर रासबिहारी प्रसाद सिंह सर, मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व एक्टिंग वाइस चांसलर प्रोफेसर के एन पासवान सर, और भारत के सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया वो पूर्व पृथ्वी नाहक सर, वो न सिर्फ सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं बल्कि नेटमो के फाउंडर डायरेक्टर हैं। इसके अतिरिक्त कई विश्वविद्यालयों के कुलपति रह चुके हैं और भारत के ख्याति लब्ध जो है वो भूगोलवेत्ता और भूवैज्ञानिक हैं, वो हमारे बीच हैं। आज के कीनोट स्पीकर भी हैं वो। और इसके अतिरिक्त जो है मधेपुरा यूनिवर्सिटी के पूर्व हेड सिमुन यादव सर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और पूर्व हेड AR सिद्दीकी सर, आलिया यूनिवर्सिटी कोलकाता के AM कमरुज्जमा सर समेत बहुत सारे विद्वान जो यहाँ पर पधारे। और कई विद्वान जो है इंटरनेशनल जो विद्वान हैं वो आने में उन्होंने सहमति दी थी, लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाए। वो जुड़ेंगे, ऑनलाइन अभी जुड़ेंगे। उसमें से फ्रांस, जापान, बांग्लादेश, नेपाल, कई देशों के विद्वान भी उसमें से जुड़ने वाले हैं। और 2 दिनों तक और लगभग 163 से ज़्यादा जो डेलीगेट्स हैं वो अपना पेपर प्रस्तुत करेंगे। सर, ये कि इनोवेशन, नवाचार का सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ क्या रिलेशन है और कितना हो पाएगा, और क्या हम 2047 में जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं वो कहाँ तक पाने में सफल हो पाएंगे और कहाँ तक ये इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसमें शायद सिद्ध हो पाएगा, इसको खोजने की कोशिश करेंगे हम लोग। और जो इसमें से जो निष्कर्ष निकलेंगे उनके द्वारा जो हम लोग उनको विभिन्न माध्यमों तक पहुंचाएंगे और कोशिश उसमें से हम लोग हमारी एक छोटी सी कोशिश होगी कि उनको हम सुझाव प्रस्तुत कर सकें। मैं डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार, विभागाध्यक्ष यूनिवर्सिटी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट और इस सेमिनार का कन्वीनर हूँ। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत की उपस्थिति में संभावित हीट वेव एवं सुखाड़ को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा भवन में बैठक की गई। बैठक में सिविल सर्जन को भागलपुर के सभी अस्पतालों में
हीट वेव से संबंधित दवा एवं ORS की उपलब्धता रखने एवं AC युक्त आइसोलेशन वार्ड तैयार रखने का निर्देश दिया गया, जबकि आशा कार्यकर्ता के माध्यम से जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र एवं जिले के सभी विद्यालयों में ORS का पैकेट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा देने का निर्देश दिया गया। वहीं PHED पूर्वी और पश्चिमी के कार्यपालक अभियंता को 25 अप्रैल तक जिले के सभी चापाकल को ठीक कराने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा भी डीएम ने कई विषयों पर पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। राज्य स्तरीय सब जूनियर कैडेट एवं जूनियर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आज भागलपुर से टीम रवाना हो गई। भागलपुर कराटे एसोसिएशन की तरफ से भागलपुर के खिलाड़ी राज्य स्तरीय सब जूनियर कैडेट और जूनियर कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रवाना हुए। बताया गया कि 12 एवं 13 अप्रैल को आयोजित राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता पटना के नरसरीगंज सेंट डोमेनिक हाई स्कूल में आयोजित होगी। प्रतियोगिता में भागलपुर के कुल 17 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसकी जानकारी जिला कराटे संघ के अध्यक्ष मसीउल ओला ने दी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर हबीबपुर थाना क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर पंखाटोली के रहने वाले मोहम्मद याकूब अली खान ने हबीबपुर थाना में आवेदन देकर शिकायत की है कि उसका भाई मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ शाहिद, पिता मोहम्मद रियाज खान उर्फ मुन्ना, बीते 7 अप्रैल से लापता है। लापता यूसुफ खान घर से नमाज पढ़ने की बात बोलकर निकला था, जो अब तक लौटकर घर वापस नहीं आया। आवेदनकर्ता ने हबीबपुर थाना पुलिस से मामले में लापता भाई की खोजबीन करने का आग्रह किया है।